हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स 2021 के पेपर का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 में 26 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 27 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 27, इफ पर्सनल इनकम इज ₹62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 400, कॉर्पोरेट टैक्स इज 1000, ट्रांसफर पेमेंट इज 2000, देन नेशनल इनकम इज। तो आपको पर्सनल इनकम से क्या निकालना है? नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होगा। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालें? नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम हमें क्या गिवन है? 62,000। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। ट्रांसफर पेमेंट अपने पास है 2000, इंटरेस्ट रिसीव है ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स है 1000 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 400। अब इसको लेस कर देंगे। 2000 में से 1000 लेस किया 1000, 1000 में से 400 लेस किया, कितना बचा? 600। अब 600 इसमें से लेस करेंगे, इधर 600 पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 62,000 में से 600 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारी नेशनल इनकम इस इक्वेशन को सोल्व करके आ जाएगी 61,400। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो 2000, उधर जाके 24, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया 60 में से ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे 61 और 61,400। जैसे चाहो वैसे आप कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर इज। पार्टनर की जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर जो प्रीमियम दिया जाता है उसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि पार्टनरशिप में जीएलपी जो है वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा ट्रीट किया जाता है कंबाइनली, इसलिए इसको कहाँ ट्रीट करते हैं? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, flow of information among people at different department at different level is known as। different department और different level। देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सेम वर्क करने वाले या सेम लेवल वाले पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। सेम पोजीशन, सेम लेवल, सेम डिपार्टमेंट और सेम वर्क करने वाले पर्सन के बीच में। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कि जूनियर का सीनियर के साथ होता है, उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके लिए कोई फॉर्मेशन है, जैसे ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉयज़ का आपस में एक ग्रुप बने हुए हैं, वो आपस में जो बातें करते हैं वो क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये हमारा जो आंसर है, डायगोनल का मतलब है डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल में जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल, क्योंकि उसका एक फ्लो नहीं है, वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, as per SEBI guideline on issue of shares the application money should be। SEBI guideline के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन मनी है वो क्या हो सकती है? 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर, नॉट बी लेस देन, यानी कि 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन किस फॉर्म में होता, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट या कुछ भी मेंशन नहीं होता, इसमें सेबी मेंशन नहीं होता। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता या एज पर कंपनीज एक्ट क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 5% ऑफ द
नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर ध्यान रखिए, अगर सेबी करके क्वेश्चन पूछा हुआ है सेबी के अकॉर्डिंग तो होगा 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। लेकिन अगर पूछा हुआ है नॉर्मली कि क्या एप्लीकेशन मनी हो सकती है या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या एप्लीकेशन मनी होगी, तो उसका आंसर क्या होगा 5% ऑफ द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्लियर, यानी कि 25% तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेबी मेंशन हो। Now moving on the next question, question number 31. Question number 31. Who is known as the father of scientific management? कल मैंने डिस्क्रिप्शन देते हुए ये बात आपको बता दी थी कि कौन होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर? F.W. टेलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी के भी बारे में मायो के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। ये जो है न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस वाले पर्सन हैं जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर फोकस किया था, हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। तो एल्टोन मायो के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। जो इमर्जन है, इमर्जन का अगर स्पेसिफिक मैं बताऊं तो इन्होंने जो फोकस किया था, इन्होंने फोकस किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से इनका नाम जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कीथ डेविस की, तो कीथ डेविस का जो काम है वो भी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है। इन्होंने बुक लिखी थी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क नाम की इन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी कि वर्क प्लेस पे ह्यूमन किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बुक जो है वो कीथ डेविस के नाम है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर भी एक किताब लिखी है। सिमिलर सी चीज़ों के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया है कि वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस टाइप का बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो इमर्जन का क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एल्टोन मायो ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर फोकस किया है। इन्होंने हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भाई ह्यूमन रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप उनको कम फैसिलिटी दे दो, लेकिन अगर उनको आपस में बात करने की फ्रीडम है, ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करने की फ्रीडम है, तो वो कम सोर्सेज से भी अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं। F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। हेनरी फ्योल फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। कीथ डेविस ने बुक लिखी है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर। एटलीस्ट इतना इनके बारे में याद रखिए। देन आफ्टर दैट द अर्थमेटिक, क्वेश्चन नंबर 32, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5. If each frequency is multiplied by 5, the arithmetic mean will be. अब इसने कहा है each frequency is multiplied by 5. अगर आप फ्रीक्वेंसी को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए x और f है, सपोज ये है 1 2 3, और ये सपोज 10 20 30, और ये है 1 2 3। अगर आप फ्रीक्वेंसी को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब आप मीन निकालते हैं तो मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एफ एक्स जब आप कर रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 का इफेक्ट आया और समेशन एफ में मल्टीप्लाई बाय 5 का इफेक्ट आया। 5 का इफेक्ट कट हो जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर वेरिएबल को अगर लिखा होता है इफ़ ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 5, अगर क्या लिखा था ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 5, ये लैंग्वेज लिखी होती तो जो मीन है, मीन भी क्या हो जाता, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो गिवन मीन है इंटू 5, यानी कि कितना हो जाता 25। अगर ईच नंबर को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से सोल्यूशन करके भी कन्वे कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सपोज जैसे मैंने जो डेटा एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया एक्स और एफ, पहले था ये 10, 20, 30 और ये है 1, 2, 3। एफ एक्स मैंने मीन निकाला, 10 1 जा 10, 22 जा 40, 33 जा 90। टोटल क्या हो गया, ये हो गया 140 और ये कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। मीन कितना आ गया सिचुएशन में, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एक्स है 140 और ये है 6, 2 से कट कर देते हैं, 2 3 जा 6, ये हो गया 70। इसको कट किया 3 से, 3 2 जा 6, 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एफ था हर एक एफ को 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50। एफ को 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 10 5 जा 50, 20 इंटू 10 200, 15 इंटू 30 450। टोटल क्या हो गया 4 2 6 700 और यहाँ से क्या हो गया 10 15 20 30। अब देखिए मीन क्या हो गया, मीन हो गया 700 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 वही 70/3 आ रहा है, सेम 70/3 यानी कि 23.33। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर ईच नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी स्पेसिफिक नंबर से या डिवाइड होता है तो मीन भी उतना ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उससे मीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर। एक कंपनी अपने डिबेंचर किस में से रिडीम नहीं कर सकती? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिडीम कर सकती है डिबेंचर, यस। एक्यूमुलेटेड लॉस से कर सकती है, नो। परचेज कर सकती है अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से, यस। कन्वर्जन कर सकती है, यस। उसने बोला कैन नॉट बी रिडीम, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। सी क्वेश्चन नंबर 34। सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर। इनमें से किस तरीके से सेकुलर ट्रेंड को मेजर नहीं किया जा सकता? मूविंग एवरेज भी तरीका होता है, सेमी एवरेज भी होता है, फ्री हैंड भी होता है। वेटेड एवरेज मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो इसने पूछा सेकुलर ट्रेंड किससे मेजर नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। सी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि हीफो मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल। हीफो मेथड कब यूजफुल होता है? जब प्राइस क्या होता है, प्राइस फ्लैक्चुएट होता है। प्राइस ऑफ मटेरियल जब फ्लैक्चुएट होता है यानी कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो कौन सा मेथड यूज होता है? हीफो। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं है, नॉर्मली पूछा है कि लीफो कब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपका लीफो मेथड है वो यूज़ होता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, यानी कि जब प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर आपसे पूछे फीफो कब होता है, तो फीफो आपका होता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में। इसका रीज़न क्या होता है? अपने प्रॉफिट को कम दिखा के टैक्स बचाना। क्योंकि अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्फ्लेशन में यूज़ करोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से डिफ्लेशन में अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है तो कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो अगर आपसे नॉर्मल पूछे तो हीफो मेथड जब प्राइस फ्लैक्चुएट होते हैं, लीफो मेथड जब इन्फ्लेशन हो यानी कि प्राइस बढ़ता है, फीफो मेथड जब प्राइस कम होता है। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं कि भाई आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कि स्टॉक की वैल्यू क्या आए, मोर आए।
स्टॉक की वैल्यू क्या हो, स्टॉक वैल्यू मोर हो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करें जिससे स्टॉक की वैल्यू मोर हो, स्टॉक की वैल्यू मोर हो। अभी देखो लीफो में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो स्टॉक की वैल्यू अगर मोर पूछा है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में तो क्या यूज करोगे, लीफो। अगर आपसे पूछे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में स्टॉक की वैल्यू लेस हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में स्टॉक की जो वैल्यू है वो लेस हो, तो कौन सा तरीका यूज होना चाहिए, फीफो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्वेश्चन के साथ ऐड कर दें कि कौन सा तरीका है जिससे स्टॉक की वैल्यू क्या है, ज़्यादा आए। तो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा किससे आएगी, लीफो से। यानी कि जो आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हो उससे आपकी वैल्यू किससे आएगी, लीफो से। लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो आप निकाल रहे हो, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप फीफो यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, लेस होगी। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये स्टॉक वैल्यूएशन ना लिख के मैं इसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन में तो वाइस वर्सा ये यूज़ हो जाएगा। इसको अगर डायरेक्टली ऐसा ना लिख के तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मोर हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, लीफो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस दिखानी है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन कम दिखाना है, तो लीफो। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस दिखानी है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखाना है, तो क्या यूज़ करना चाहिए, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर। एंड वाइस वर्सा, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है और उसमें क्या दिखाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट मोर, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मोर दिखानी है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फीफो। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट मोर का मतलब वही हो गया, प्रॉफिट मार्जिन क्या दिखाना है, कम। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लेस दिखानी है डिफ्लेशन की सिचुएशन में तो क्या यूज़ करना चाहिए, लीफो। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सिंपल क्वेश्चन दिया है तो हीफो मेथड तब यूज होता है जब प्राइस क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है, यानी कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। सिंपली लीफो मेथड तब यूज होता है जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, फीफो मेथड तब यूज होता है जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। लेकिन अगर साथ में कुछ ऐड कर दें, आपसे पूछे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, तो कौन सा तरीका यूज़ होगा, लीफो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, लेस हो, तो वो कौन सा तरीका होगा, फीफो। इसी तरह से डिफ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा तरीका यूज़ करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मोर हो, फीफो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन में कौन सा तरीका यूज़ करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, लेस हो, तो वो क्या हो गया, लीफो। और स्टॉक में क्या यूज़ करेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके साइड बाय साइड इसके कंटेंट बताने की। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, इनमें से कौन सी टेक्निक बिजनेस फॉरकास्टिंग में यूज़ नहीं होती। बस्टिंग करके फॉरकास्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करके कोई फॉरकास्टिंग नहीं होती, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करके फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग करके फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डिमांड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड, इनमें से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड की अजम्पशन नहीं है। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब है कि भाई अगर एक कंज्यूमर ए कमोडिटी को प्रेफर करता है बी के ऊपर, यानी कि वो प्रेफर कर रहा है ए एज कंपेयर टू बी, और वो प्रेफर कर रहा है बी एज कंपेयर टू सी, तो इस सिचुएशन में वो प्रेफर करेगा ए ओवर सी। अगर एक कंज्यूमर ए प्रेफर कर रहा है ओवर बी और बी प्रेफर कर रहा है ओवर सी,
तो वो ए प्रेफर करेगा ओवर सी, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। ऑब्वियसली जब वो बी के कंपैरिजन में ए को कर रहा है और बी सी में बी को कर रहा है, तो अगर तीनों मिलेंगे ऑप्शन तो हमेशा सी के कंपैरिजन में किसको कंपेयर करेगा वो, और किसको प्रेफर करेगा, ए को। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये अजम्पशन है। ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन, हर एक कंज्यूमर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, ये भी अजम्पशन है। कंज्यूमर चॉइस आर कंसिस्टेंट, ये भी अजम्पशन है। यानी कि अगर एक टाइम पीरियड में कंज्यूमर ए कमोडिटी को प्रेफर करता है ओवर बी, तो हर एक टाइम पीरियड में वो ए कमोडिटी को प्रेफर करेगा ओवर बी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड में उसने ए कमोडिटी को प्रेफर किया ओवर बी, दूसरे टाइम पीरियड में बी कमोडिटी को प्रेफर कर दिया ओवर ए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एज्यूम किया जाता है, तभी ये लॉ इक्विलिब्रियम का बनता है। तो ये तीनों की तीनों अजम्पशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। An accounting system that does not take into consideration outstanding expenses, accrued income or computation of profit is good. वो कौन सा सिस्टम है जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम को यूज़ नहीं करता प्रॉफिट कैलकुलेशन करते समय? उसको बोलते हैं कैश बेस सिस्टम। क्योंकि एक्रूवल बेस सिस्टम में क्या यूज़ किया जाता है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसको बोलेंगे कैश सिस्टम। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है 2 फेस रिकॉर्ड होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन का एक ही फेस रिकॉर्ड होता है। तो हमसे सिर्फ पूछा है कि कौन सा मेथड है जिसमें एक्रू और आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं किया जाता, वो तो होता है कैश बेस। और जहाँ पे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर दोनों चीज़ें होती हैं, जो भी पहले हो जाए उसको बोलते हैं एक्रूवल बेस सिस्टम। बेसिकली हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक्रूवल बेस पे क्या करती है, काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैट्स में एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। जहाँ पे भी क्वालिटेटिव की बात होती है वो होते हैं स्टैट्स में एट्रीब्यूट। यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है जिसे आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते। डीफनेस को आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ब्यूटी को नहीं कर सकते, ब्लाइंडनेस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हाइट को आप ना क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है नोट अ एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट कौन नहीं है, हाइट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है। और यू कैन से एट्रीब्यूट्स वो हैं जिन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 40। In the absence of an agreement, retiring partner's share in the firm will be purchased by the remaining partner in the। अगर कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कोई रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो उसका शेयर किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो हमेशा अगर ये नहीं लिखा कि किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, तो उनका शेयर जो है किस में डिवाइड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये वो नहीं है कि देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई डीड नहीं है। इट में भी पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है, डीड हो सकती है, लेकिन उस डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि उनके बीच में जब पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका शेयर किस तरह से डिवाइड होगा। तो हमेशा अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में कैसे डिवाइड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विथ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किससे रिलेटेड है, ये टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, स्टॉक कंट्रोल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। डेटर्स ₹40,000, बिल्स रिसेबल 20,000, क्रेडिट सेल्स 2,50,000, सेल्स रिटर्न 10, बिल्स पेबल 10,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपको एवरेज कलेक्शन निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ में सारे आंसर है, तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। और डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है, नेट
क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है, फॉर्मूला पता है तो आसानी से कर सकते हो, इनको कंबाइन कर देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर, यानी कि ये फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि 2,40,000 हो गया नेट क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर इसके नीचे आएगा, एक ही है, यही एवरेज है अपने आप में, इसे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही गिवन है तो डेटर और बी आर का समीशन क्या होगा एवरेज डेटर, 40 + 20 80, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली मैं ऊपर ही लिख रही हूँ 80, क्योंकि एवरेज डेटर क्या होता है, एवरेज डेटर्स का मतलब क्या है, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है, तो इसी का समेशन क्या हो जाता है एवरेज। तो यहाँ पे अब सोल्व कर देंगे, 40 से 40 कैंसिल, 8 3 जा 24 और 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 4। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया गया, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। इसका आंसर आ रहा है अपना 4 मंथ, 3 मंथ आई थिंक आना चाहिए आंसर। 42 का आंसर हमारा आ रहा है बी, अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी 80 गए, 40 + 6 20 ये होगा 60, सॉरी ये मैंने गलती से समेशन क्या लिख दिया 80, क्योंकि मुझे ध्यान था कि इसका आंसर 3 मंथ आ रहा था। हाँ एक बार फिर से मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशन का कन्फ्यूज़न रहे। फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, यानी कि 2,40,000, और एवरेज डेटर कितना है 40 + 20 60। बाय मिस्टेक क्या लिख दिया था मैंने, इसे 80 लिख दिया था, ये कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, यानी कि आंसर क्या आ गया 3 मंथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सीधा क्वेश्चन है 43 तो थ्योरेटिकल। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस, 2 वेरिएबल के बीच के रिलेशन को आप रेशो में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, रेट में भी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद, सेंसस कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, वो पार पे कर सकती है और वो कर सकती है प्रीमियम पे। ऑप्शन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस एंकर्ड इज टर्म एज, यानी कि कॉस्ट निकालना है एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेस पे, उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में हम एक्चुअल ही कंसीडर करते हैं। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर टर्म का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर इज जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर इज प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। परसेंटेज ऑक्सीजन का होता है 21, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर में केमिकल ही सबसे ज़्यादा रीज़न नहीं हो सकता, ये डाउट है, आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986, ये करेक्ट है।
ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय लीड लेस पेट्रोल, ये भी करेक्ट है। तो आंसर यही हो गया, क्योंकि केमिकल जो है वो मेन नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जो वेस्ट है उसकी वजह से होता है, उसका स्मोक है उसकी वजह से होता है, तो बहुत सारे और भी रीज़न है। सिर्फ एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होता है वो ही डोमिनेटिंग कोज नहीं है पोल्यूशन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो कि एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से बिजनेस फोरकास्टिंग के कंसर्न में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कह रहे शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग टर्म forecasting. Under time series forecasting, data from past experiences analyzed. Index number is one of the method of forecasting. Least square method of business forecasting is also known as line of best fit. अगर आप कंपेयर करोगे सारी चीज़ें तो तीनों हमें करेक्ट लग रही हैं। ये कह रहा है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग आर लेस एक्यूरेट, लेस नहीं है, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग जो होती है मोर एक्यूरेट होती है। लंबे पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस है, तो जितने शॉर्ट पीरियड की आप फोरकास्टिंग करते हो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, और ये कह रहा है लेस है, तो इसलिए नोट करेक्ट में अगर आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी आप देखोगे कि वे टाइम सीरीज में पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता ही है, और लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है फोरकास्टिंग का उसको बेस्ट फिट भी कहती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, करेक्ट है ये बात। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, भाई प्रिंसिपल से एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी किसी की। इनिशिएटिव पहल हो सकती है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसके अडॉप्शन में भी हेल्प करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन उसने पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट, सॉरी मैंने क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पढ़ लिया है। आपसे पूछ रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, सिग्निफिकेंट क्यों है, ये गलत तरीके से मैंने इसको इंटरप्रिटेट कर दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है, इनिशिएटिव की वजह से, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्ट करने से जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉरी मैंने पता नहीं कौन से कहाँ दिमाग मेरा गया हुआ था, इसको उस टाइप से पढ़ लिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। For printing of wedding invitation card, the most appropriate costing system is। प्रिंटिंग कार्ड के लिए कौन सा तरीका है, हर कोई प्रिंटिंग कार्ड अपनी स्पेसिफिक तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट कराता है, तो ये होगा जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में मल्टीपल स्टेजेस में काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रियल सेक्टर में यूज़ होती है। यूनिट कॉस्टिंग जहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे ब्रिक, सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या यूज़ होती है, यूनिट कॉस्टिंग। तो यहाँ पे पूछा हुआ है स्पेसिफिक, क्योंकि इनविटेशन कार्ड है तो हर कोई अपने हिसाब से मैटर और कार्ड का डिज़ाइन सब कुछ सेट कराता है, तो ये क्या है, जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किस लिए किया जा सकता है, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो किस लिए यूज़ किया जा सकता है, इशू ऑफ सिक्योरिटी और इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस से। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इशू, पहला यूज़ तो यही है, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। जो डिस्काउंट ऑन इशू है, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है।
और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को रिडीम करते समय जो प्रीमियम पे किया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के रिडम्पशन पे जो प्रीमियम पे किया जा सकता है, जो प्रीमियम अगर पे किया जा रहा है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है या सर्विस निकालना है तो कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक यूज होती है, वो होती है यूनिट कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो स्पेशलाइजेशन के बेस पे होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज और स्पेसिफिक वर्क का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देते हैं। ग्रॉस से अगर नेट में कन्वर्ट करना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालना हो, तो अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है उसमें आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्या लेस करना होता है, डेप्रीशिएशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NNP एट मार्केट प्राइस से, तो इसमें से क्या लेस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 200, और पब्लिक लिमिटेड में कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इफ द कैपिटल इज 50,000, लाइबिलिटी इज 30, फिक्स एसेट इज 70, देन द करंट एसेट इज, फंडा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ही, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और एसेट में क्या है, एसेट कॉम्बिनेशन होता है फिक्स और करंट का। तो यहाँ पे आपको फिक्स दी हुई हैं, करंट निकालनी है तो डायरेक्टली सीधा निकाल देंगे। करंट क्या होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी यानी कि 50 प्लस 30 80 माइनस फिक्स एसेट यानी कि 70, तो करंट एसेट्स कितनी हो गई, हो गई 10,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा यूज़ होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं और एक्चुअल जो होता है उसको मैच करते हैं और वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, यानी कि रेशो निकालते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल कौन सा नहीं है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, यानी कि अगर आपने कस्टमर को गुड्स सेल भेजा है कि उसने अप्रूव कर लिया तो सेल हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर सेल और अप्रूवल बेसिस पे भेजा जाता है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती तब तक उस गुड्स को कहाँ शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वार्टाइल को क्या कहते हैं, मीडियन। देखिए क्वार्टाइल का मतलब है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को 4 पार्ट में बांटना। ये होता है Q1, ये होता है Q2, Q3, लेकिन स्टडी करते समय हम Q1 Q3 स्टडी करते हैं क्योंकि Q2
यानी कि सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, वो होता है बीच का मीडियन। यानी कि देखिए इसके इधर 2 पार्ट, इसके इधर 2 पार्ट, बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मीडियन। तो सेकंड क्वार्टाइल क्या है, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 62 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इफ करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी। तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको रेशियो दिया हुआ है 2.5, इसका मतलब क्या है 2.5 अपॉन 1, ये मन में एज्यूम कर लेना है। अब आप देख रहे हो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो आप ये ऐसे एज्यूम कर सकते हो करंट एसेट 2.5 है, करंट लायबिलिटी 1.5 सॉरी 1 है। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5। 1.5 वर्किंग कैपिटल है और रुपीज़ में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या दी हुई है 90। 1.5 की वैल्यू 90,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 90,000 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60,000। ये 1 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा हुआ है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी 2.5 है, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा 60,000 इंटू 2.5 यानी कि 1,50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली कर लिया, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। वहाँ से आप देखोगे करंट रेशियो है 2.5 यानी कि करंट एसेट 2.5, करंट लायबिलिटी 1 माना, और इसका डिफरेंस जो है वर्किंग कैपिटल है, वर्बली एक ही लाइन में कर सकते हो। 1.5 की वैल्यू 90 है, 1 की वैल्यू क्या हो गई 60। करंट एसेट क्या है 60,000 इंटू 2.5। अगर आपसे पूछा होगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 60 है, तो ये क्या हो जाएगी करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपी पीजीटी 2021 से थी। आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।